नज़ीर, एक बड़ा इकदाम सामने आया है। पुतिन की जानिब से सऊदी अरेबिया के किंग सलमान को खत लिखा गया है और ताल्लुकात को अगली सतह पर ले जाने की बात की गई है। इसे बड़ी गैर मामूली अहमियत के साथ देखा जा रहा है। पुतिन ने किंग सलमान को खत लिख दिया है और इसके साथ साथ जो वेस्टर्न मुल्कों की पार्लियामेंट्स हैं वहां से अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, असलहा बंदिश के हवाले से, सैंक्शंस के हवाले से और फौरी जंगबंदी के हवाले से जो पार्लियामेंट्स है वहां से भी आवाजें आना जो है वो शुरू हो गई हैं। इसी दरमियान रेजिस्टेंस भरपूर तरीके से इजराइल से लड़ रही है और यमन ने एक ऐसा हमला किया है जो इससे पहले इस नौयत का हमला नहीं हुआ। एक स्टेडियम के अंदर मैच जारी था जहां पर इजरायली प्रेसिडेंट जो है वो एज अ चीफ गेस्ट मौजूद था, वहां पर जब अटैक किया गया और इजरायली प्रेसिडेंट को फौरी तौर पर वहां से जो है वो निकाला गया। इस नौयत का हमला पहली बार हुआ। तो इजराइल के अंदर जो पब्लिक इवेंट्स हैं वो भी अब मुतासर होना शुरू हो गए हैं और इसी दरमियान फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने और नए ऑपरेशन किए हैं जिसमें इजरायली टैंकों को निशाना बनाया गया है। इजरायली मीडिया कंफर्म कर रहा है कि इजरायली फौजियों की मजीद हलाकतें और जख्मी हुए हैं वहां पर। तो रेजिस्टेंस की ये अस्करी कार्रवाइयां भी एक मुसलसल प्रेशर जो है वो बढ़ा रही हैं। और इसी दरमियान चाइना के हवाले से रोज कोई खबर आ रही है। चाइना रोज जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ नया कामयाबी हासिल कर रहा है। चाइना ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस न्यूक्लियर पावर्ड सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवा दिया है। ये दुनिया यानी अमेरिका के पास भी ये सिस्टम नहीं है, ये चाइना पहली बार लेकर आया है न्यूक्लियर सिस्टम के हवाले से, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मददगार साबित होगी और उसके जरिए जब वो सिस्टम वर्क करेगा। तो बड़ी गैर मामूली ये इनोवेशन है और ये सारी चाइनीज यूनिवर्सिटीज के अंदर हो रही है। इसलिए आप देखिए कि अमेरिका ने चाइनीज जो स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ अग्रेसिव स्केल के ऊपर जाकर उनके वीजा जब रिवोक किए हैं। चाइना की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इस वक्त रिसर्च और इनोवेशंस और डिस्कवरीज इसकी जो है वो मरकज बन चुकी हैं और इसलिए चाइना जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मदऊ भी कर रहा है कि आप हमारे पास आएं। और इस वक्त सबसे ज्यादा जो रिसर्च पेपर्स हैं वो भी चाइना से पब्लिश हो रहे हैं और उनकी यूनिवर्सिटी से एक से बढ़कर एक कारनामा जो है ये सामने आता चला जा रहा है। ये तमाम सूरत हाल आपके सामने शेयर करेंगे। नाज़रीन, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सतह पर एक इकदाम सामने आया है। इस वक्त दुनिया तब्दील हो रही है, अलायंसेस तब्दील हो रहे हैं, किसी के नए ताल्लुकात बन रहे हैं और कहीं ताल्लुकात मौजूद हैं उनको मजबूत किया जा रहा है और कहीं जो ताल्लुकात हैं वो जब सर्द महरी का शिकार है और अलायंसेस जब वो बदल रहे हैं। तो यहां पर पुतिन की जानिब से सऊदी अरेबिया के जो किंग हैं यानी MBS के जो वालिद हैं उनको लेटर लिखा गया है जिसमें रशिया और सऊदी किंगडम के जो रिलेशंस हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, एक जबरदस्त एंगेजमेंट दोनों की मौजूद है, लेकिन अब उसको किसी और लेवल के ऊपर ले जाने की बात की गई और ये रशिया खुद ऑफर कर रहा है। और ये किस लेवल के ऊपर होंगे? ये ना सिर्फ बायलैटरल होंगे बल्कि जो रीजनल इश्यूज हैं उसमें भी रशिया हेल्प करेगा और जो ग्लोबल इश्यूज हैं उसमें भी रशिया और सऊदी अरेबिया जब वो मिलकर काम कर सकते हैं। यानी इसका सादा सा मतलब ये समझिए कि अगर सऊदी अरेबिया अब रशिया से कहे, अगर ये बात आगे बढ़ती है, सऊदी अरेबिया अगर रशिया से कहे कि आप मजीद प्रेशर जो है वो इजराइल के ऊपर डालें तो रशिया को प्रेशर डालेगा, ठीक है ना। यानी जो रीजनल इश्यूज हैं यानी जो उनके स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं वो अगली सतह के ऊपर। जो अमीर कतर का दौरा हुआ था रशिया का उसमें भी बुनियादी मुतालबा यही किया गया था कि नेतन्याहू के ऊपर मजीद प्रेशर डाला जाए। तो अब पुतिन जब वो किंग सलमान को खत लिख रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि जो रीजनल इश्यूज हैं उसमें भी रशिया अब हेल्प करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ये बड़ा ही गैर मामूली है। सऊदी किंग सलमान रिसीव्स लेटर फ्रॉम रशियाज पुतिन ऑन टाइज। देखिए, आपको पता है कि पुतिन या चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उनके एक एक इकदाम जो होता है वो कितना सोच समझ कर होता है और जो वो कहते हैं उसका मतलब होता है कि हाँ वो वही कहना चाह रहे हैं। ये कोई डबल स्टैंडर्ड्स में नहीं होते। तो पुतिन खुद सऊदी अरेबिया को ऑफर कर रहे हैं, तो ये कोई मामूली चीज तो नहीं है। द लेटर एड्रेस द बायलैटरल एज ऑफिशियल्स फ्रॉम बोथ नेशंस मेट फॉर डिस्कशंस। जो रशियन एम्बेसडर हैं सऊदी अरेबिया में उन्होंने ये लेटर जो है एक हाई ऑफिशियल सऊदी अरेबिया के उनके हवाले किया और कुछ उनकी बातचीत भी हुई। सऊदी रशियन ऑफिशियल डिस्कस रीजनल डेवलपमेंट्स। डिस्कशन आल्सो कवर्ड रीसेंट डेवलपमेंट्स इन द मिडिल ईस्ट एंड ग्लोबल अफेयर्स इंडिकेटिंग अ ब्रॉडर डायलॉग बियॉन्ड बायलैटरल इश्यूज। सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात नहीं कि हमें एनर्जी में ज्यादा काम करना है, हमें ट्रेड में ज्यादा काम करना है, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर, नहीं, ये नहीं। रीजनल जो इश्यूज हैं उस पर मिलकर काम और ग्लोबल अफेयर्स के ऊपर भी मिलकर जो है वो काम हो सकता है, लेकिन खासकर मिडिल ईस्ट के अंदर। यानी मिडिल ईस्ट में कोई यमन का मसला है, कोई लेबनान में है, कोई शाम में है, कोई इराक में है और सबसे बड़ा मसला फलस्तीन है। और अगर ईरान के साथ कोई रिजर्वेशन है तो वो भी हल किए जा सकते हैं और सबसे बड़ा मसला फलस्तीन, जिसमें इस वक्त मिडिल ईस्ट की जो रियासतें हैं वो जाहिर बात है सीजफायर तो चाहती हैं, पता नहीं वो फुल जोर लगा रहे हैं या नहीं, लेकिन सीजफायर तो वो चाहते हैं। तो रशिया ऑफर कर रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं।
स्टेट ऑफ रशियन सऊदी टाइज, इस वक्त ये ताल्लुकात किस लेवल के ऊपर हैं? बड़े जबरदस्त ऑलरेडी ताल्लुकात हैं और ये ताल्लुकात जो है वो मजीद ग्रो भी कर रहे हैं प्रैग्मेटिक और स्ट्रेटेजिक अंदाज के अंदर। और खासकर इस वक्त जो इनका कॉपरेशन है वो एनर्जी के अंदर है, क्योंकि दोनों ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं और ओपेक का हिस्सा है दोनों। और सऊदी अरेबिया तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है ओपेक के ऊपर। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाकया हुआ था बाइडेन दौर में, जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो बाइडेन ने प्रेशराइज किया सऊदी अरेबिया को, क्योंकि ओपेक के अंदर सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो सऊदी अरेबिया का है। तो सऊदी अरेबिया को प्रेशराइज किया बाइडेन इंतजामिया ने कि वो तमाम ओपेक कंट्रीज को कहें कि जो ऑयल प्रोडक्शन है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कीमतें कम हो जाएंगी और उससे रशिया जो है वो रेवेन्यू उसको कम मिलेगा। लेकिन सऊदी अरेबिया ने क्या किया? सऊदी अरेबिया ने पहले से जो प्रोडक्शन हो रही थी उसको भी कम कर दिया, तो उससे रशिया को फायदा हुआ, क्योंकि कीमतें ऊपर चली गई तो रशिया ने जो ऑयल बेचा उससे उन्होंने रेवेन्यू ज्यादा कमाया और जंग में उनको रेवेन्यू ज्यादा चाहिए। और बाइडेन इंतजामिया कह रहे थे कि आप ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस करें, लेकिन सऊदी अरेबिया ने उस लेवल के ऊपर नहीं बल्कि उससे भी नीचे प्रोडक्शन जो है वो कम कर दी। तो ये एक रिसेंट टाइम के अंदर ये एक सबसे बड़ा वाकया था सऊदी अरेबिया और रशिया के रिलेशंस का। और फिर रिसेंटली प्यूटन ने दौरा भी किया इसी जारियत के दरमियान, यूएई आए और उसके बाद सऊदी अरेबिया गए। और अभी फिर जो रशियंस और अमेरिकन का डायलॉग हुआ है वो भी सऊदी अरेबिया में हुआ और 2 से 3 मरतबा जब वो प्यूटन ने एमबीएस को कॉल भी किया, जो ऑन रिकॉर्ड है, शायद इससे ज्यादा किया लेकिन ऑन रिकॉर्ड 2 से 3 मरतबा ये कॉल हुई है। तो ये एग्जिस्टिंग रिलेशंस हैं जो अच्छे हैं और ग्रो भी कर रहे हैं, लेकिन अब इससे ज्यादा। और प्यूटन ने जो अरब लीडरशिप है उसको अक्टूबर के अंदर सऊदी अरेबिया भी इनवाइट कर रखा है, जिसमें यानी एमबीएस भी शरीक होंगे मुतवक्का तौर पर। अमीर कतर हैं, यूएई के प्रेसिडेंट हैं और इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, जॉर्डन के किंग हैं, इराक के प्राइम मिनिस्टर हैं। तमाम जो अरब लीडरशिप है उसको मॉस्को के अंदर इनवाइट किया गया। तो ये आज जो इकदाम सामने आया है इसको आप इस तनाजुर में भी समझ सकते हैं। जो ट्रंप का दौरा हुआ है उसने मिडिल ईस्ट के ऊपर अपना गलबा दिखाने की कोशिश की, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की है। ये जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है ना, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कोई ग्लोबल पावर बन सके, क्योंकि ना ये टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना ये कोई ऐसी रिसर्च में दुनिया में आगे हैं, ना यहां पर कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये कोई ऐसे कंट्रीज नहीं है जो कोई ग्लोबल पावर बन सके, यानी ये रशिया, चाइना, बर्तानिया, फ्रांस या अमेरिका बन सके या जर्मनी बन सके, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जिसके साथ खड़े होंगे वही सरफराजी हासिल करेगा। यानी इनका किरदार ऐसा है कि ये जिस भी तरफ गए, यानी इनके बगैर ग्लोबल ऑर्डर चलाया नहीं जा सकता, ना नया बनाया जा सकता है। ये जिस तरफ खड़े होंगे उसी को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल हो जाएगा। तो ट्रंप ने यहां पर आकर अपना इन्फ्लुएंस लेवल दोबारा से रीइंफोर्स करने की कोशिश की, अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो खत्म हो रहा था। अब ये मिडिल ईस्ट में जवाबी कार्रवाइयां चलती रहेंगी। चाइना ने सऊदी अरेबिया और ईरान की दोस्ती करवाई, अमेरिकी मॉडल को फेल कर दिया, जो इस पर चल रहा था कि सऊदी अरेबिया और ईरान की लड़ाई होती रहेगी, असलहा बिकता रहेगा और अमेरिकी मुदाखलत का जवाब बनता रहेगा। ये चीन ने किया। फिर ट्रंप ने आकर उसी मॉडल को रीइंपोज कर दिया और फिर ईरान से भी स्टेटमेंट्स आई। और अब प्यूटन का ये इकदाम जो है इसको आप उसी तनाजुर में देख सकते हैं, यानी अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश, आगे से फिर जवाबी कार्रवाइयां। तो उन्होंने किंग सलमान को और फिर जो लीडरशिप है उसको वहां पर बुला रखा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये बता रहा है कि आने वाले दिन इजराइल के लिए और मुश्किल होने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ के जो ब्लॉक्स हैं, दोनों तरफ की ग्लोबल पावर्स हैं, वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज को ऑफर कर रही हैं। तो ये सारा जो है ना मिडिल ईस्ट के कंट्रीज अब उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं और कितना जोर लगाते हैं फलस्तीन के सीजफायर के लिए और फलस्तीन रियासत के लिए, बहरहाल देखना है। अच्छा, इसी दरमियान जो इजराइल है उसको ये खतरा पड़ गया नाज़रीन कि उसकी जो असलहा सप्लाई है वो रुक सकती है, यूरोप से उसकी जो असलहा सप्लाई है वो रुक सकती है। ये इजराइल को खतरा पड़ गया और इसका नतीजा क्या होगा? इजरायली फॉरेन मिनिस्टर का जरा स्टेटमेंट देखिए जो कुछ ही देर पहले आया है और दुनिया की मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ी जेनोसाइड करने वाले जालिमों के चेहरों और जुबानों के ऊपर जरा खौफ देखिए। आज इजरायली फॉरेन मिनिस्टर सेज आर्म्स एम्बार्गोस will lead to second holocaust and end of Israel। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो इजराइल जो है वो खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर असलहा रोका गया। तो एक बात तो हकीकत है कि इजराइल ने डिस्ट्रॉय होना है और इस इकदाम से उसमें और तेजी आएगी। दूसरी बात, ये जो दूसरे वाली कर रहे हैं ना कि हमारे साथ ये हो जाएगा और सेकंड हॉलोकॉस्ट वो सारा, तो ये अपनी तर्ज में एक विक्टिम कार्ड भी है जो ये हमेशा से खेलते हैं, यानी कि इनको असलहा मिलता रहे और ये फलस्तीनियों के ऊपर उसको इस्तेमाल करते रहें। ये इनका मॉडल है और अगर नहीं मिलेगा तो फिर ये फौरन से विक्टिम बन जाएंगे कि देखो फिर हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब सीज फायर के साथ असलहा मिले वो इनको कबूल नहीं है, सीज फायर भी नहीं करना चाहते और असलहा भी मिलता रहे। तो इसके दो एंगल्स हैं। बहरहाल अब वो खौफ अपनी जुबानी कह रहे हैं कि एंड ऑफ इजराइल जो है वो हो जाएगा, तो वो तो एक ना एक दिन होकर रहना है, क्योंकि वो इस दुनिया का नहीं फैसला है, वो जिसने दुनिया बनाई है उसका ये फैसला मौजूद है और टिल द जजमेंट डे ये फैसला इंप्लीमेंट रहेगा।
और वो आपको आने वाले सालों में या महीनों में कभी भी किसी भी वक्त वो इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया से बड़ा सख्त तरीन रिएक्शन सामने आ रहा है। द गार्डियन कोट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के सेनेटर हैं, उनको कोट करते हुए लिख रहा है द गार्डियन, वी मस्ट स्टॉप एक्सपोर्टिंग वेपन्स दैट कुड बी यूज्ड टू किल एंड इंजर सिविलियंस। ये ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट से आवाज उठी है कि फिल फॉर असला जाओ। अभी आपको यूएस रिपब्लिकन से जो स्टेटमेंट आई, जो थॉमस मैसी हैं, उन्होंने असला बंदिश की बात की। अब ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट से ये बात आ गई। व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा इज हॉरिफिक, इज इनसफिशिएंट इन द फेस ऑफ व्हाट अपीयर्स टू बी जेनोसाइड। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर उन्होंने कहा है कि ये जेनोसाइड हो रही है। जर्मनी की पार्लियामेंट से आवाज आई है, जर्मन वेपन्स मस्ट नॉट बी यूज्ड इन गाजा इन मैनर दैट वायलेट्स इंटरनेशनल लॉ। और वाशिंगटन पोस्ट यूरोपियन डिप्लोमेट्स को कोट करते हुए कुछ ऐसी बात लिख रहा है, इफ नेतन्याहू's गवर्नमेंट डज नॉट चेंज कोर्स यूरोपियन प्रेशर विल कंटिन्यू टू एस्केलेट। अगर नेतन्याहू अब भी नहीं रुकता तो फिर यूरोप का जो प्रेशर है वो और बढ़ेगा। द हॉरिफिक इमेजेस फ्रॉम गाजा हैव पुश्ड अस टू द लिमिट ऑफ आवर टॉलरेंस। जो तस्वीर और मनाजिर वहां से सामने आ रहे हैं, इसने हमें मजबूर किया है कि हम अब इस डायरेक्शन में बढ़ें और इजराइल को रोकें। डिसकंटेंट इज राइजिंग इन यूरोप एज ऑफिशियल्स लूज पेशेंस विद नेतन्याहू। तो यूरोप से जो मुखालफत है, जो डिसकंटेंट है, वो नेतन्याहू गवर्नमेंट के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। तो ओवरऑल एक जबरदस्त तहरीक है जिसका आगाज हो चुका है और इजराइल फलस्तीन तनाज़े में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूरोप ने ये स्टांस लिया है, ये पोजीशन ली है और इन 20 महीनों में पहली बार वो इसको जेनोसाइड भी डिक्लेयर कर रहे हैं और इजराइल को ये भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि वो बच्चों को जब निशाना बना रहा है। ये सारी चीजें हो रही हैं। तो एक तरफ तो ये बड़ी अच्छी बात है कि यूरोप से ये तहरीक उठ चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए ये कितनी बड़ी बेरहमी है और कितना बड़ा बेरहमी का सबूत है कि सबके चेहरे जो है वो कितने काले हैं और सबके दिल जो है वो कितने बेरहम हैं। यानी कि 20 माह तो हो चुके हैं, 1 लाख से ज्यादा बंदा वहां पर अपनी जानें दे चुका है, जिसमें 70% औरतें और बच्चे हैं और लाखों की तादाद के अंदर जख्मी हैं और भूखे हैं। अभी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है गाजा इज द हंग्रियस्ट प्लेस ऑन अर्थ। दुनिया की सबसे वो जगह जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त फाका ज्यादा लोग मौजूद हैं वो गजा है और खाना जो है वो उनसे चंद मिनट की दूरी के ऊपर खड़ा हुआ है। ये भी आप देखिए ना कितना बड़ा अलमिया है। वो खला के अंदर नहीं फंस गए हैं, वो इस जमीन पर हैं जिसके इर्द गिर्द तमाम मुस्लिम कंट्रीज हैं, जिनके बॉर्डर्स के ऊपर चंद मिनट की दूरी के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ ट्रक्स खड़े हैं और पूरी दुनिया इमदाद देने के लिए दे भी रही है और मजीद देने के लिए तैयार है, हर तरह की सपोर्ट देने के लिए तैयार है। फिल फॉर इमदाद पहुंचाई जा सकती है, फिल फॉर उनके जख्मों के ऊपर मरहम रखा जा सकता है, फिल फॉर उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। चंद मिनट्स की दूरी के ऊपर ये सारी चीजें खड़ी हैं, लेकिन वो फलस्तीनियों तक दाखिल नहीं हो सकती। तो ये मॉडर्न इरा में जिसमें ये दुनिया ने ख्याल किया कि हम कितने सिविलाइज्ड हो चुके हैं, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस बना ली, हमने आलमी इदारे बना लिए, मीडिया है, चीजें हाईलाइट हो रही हैं, यानी दुनिया में होने वाला वो एक एक वाकया जो दुनिया को झंझोड़ के रख देता था, अब ऐसे दसियों वाकयात रोजाना गजा के अंदर हो रहे हैं और उस जैसे नहीं, उससे कई गुना ज्यादा जो हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत आगे हैं, इस तरह के जुल्म भी गजा के अंदर हो रहे हैं। तो अभी भी ये कहना कि हम मजीद एक्शन लेंगे, हम ये करेंगे, हम सैंक्शन लगाएंगे, यानी एक बैकग्राउंड मौजूद है। 20 महीने हो चुके हैं और जब ये रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है कि जेनोसाइड हो रही है, उसके बावजूद नहीं रोका जा रहा। भाई गजा के लोगों को इन स्टेटमेंट से क्या फर्क पड़ता है? उनकी हालत में क्या कोई तब्दीली आ रही है? रोजाना फलस्तीनी तो वहां पर मर रहे हैं और एड तो वहां पर दाखिल नहीं हो सकी है। तो इसलिए ये ज्यादा बेरहमी बन जाती है। एक एंगल से तो बड़ी अच्छी बात है कि तहरीक उठ गई है, लेकिन दूसरे एंगल से ये उतनी ही बड़ी बेरहमी है और दुनिया के जो लोग हैं उन्होंने देखा है कि उनकी गवर्नमेंट्स कितनी बड़ी बेरहम हो सकती हैं, खासकर वेस्ट के लोगों ने जो भरपूर अंदाज में, बड़ी मुखलिस अंदाज में, बड़ी लॉयल्टी के साथ फलस्तीन के लिए निकले हैं। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट्स को देखा जो ह्यूमन राइट्स की चैंपियन है पूरी दुनिया में, जमहूरियत की, ह्यूमन राइट्स की चैंपियन है पूरी दुनिया में मुदाखलत करते रहे। तो उनके स्याह काले चेहरे और बेरहम दिल भी अपने ही लोगों के सामने जब वो एक्सपोज हुए हैं और यहाँ मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स इन तमाम वाकयात के साथ और एक्सपोज हो रही हैं और ज्यादा अंडर प्रेशर हैं कि वो इस चीज को रोकने के लिए कितना किरदार जब अपना अदा कर रही हैं। अभी एक नई रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो बमबारी गजा पर हो रही है उससे जो कार्बन की जो एमिशन हो रही है 100 कंट्रीज के बराबर इमिशन है। यानी ये माहौलियाती आलूदगी के बारे में चीजें चलती रहती है ना, तो अगर 100 कंट्रीज जितनी कार्बन एमिट कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं, उन 100 कंट्रीज के बराबर गजा से ये कार्बन एमिट हुई है जो बमबारी वहां पर की गई है। अब आप जरा अंदाजा कर लें, इजराइल टर्न्स गाजा टू रबल, प्लेनेट अर्थ पेज डेडली कार्बन प्राइस। 100 ममालिक के बराबर ये कार्बन जब सिर्फ गजा से एमिट हुई है, खारिज हुई है उस बमबारी और मिलिट्री जो एक्टिविटीज है उस वजह से, और गजा को मलबे का ढेर बना दिया गया है और इतनी ज्यादा हलाकतें वहां पर हो चुकी हैं और जख्मी हैं, इलाज के मुंतजिर हैं, खाने के मुंतजिर हैं। आप जरा तस्वीर तो देखिए, मतलब फलस्तीनी
जो फाकाज़दा है उनकी आप देखें तो सही उनका ढांचा क्या बन चुका है। तो ये बड़ी बेरहम इस वक्त, यानी दुनिया की जो अंदर तय दर तय छुपी असलियत है ना, कि ये दुनिया कितनी बेरहम हो सकती है। ये देखें दुनिया का कंट्रोल इंसानों ही के हाथ में है ना भाई, कोई हैवान तो नहीं चला रहे दुनिया को, इंसान ही चला रहे हैं ना। तो ये इंसान कितने बेरहम हो सकते हैं, ये वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर दुनिया ने देखा, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर देखा, और उसके बाद यहां पर दुनिया देख रही है। बाकी देखें जंगें हुई हैं, 2 स्टेट्स आपस में टकराई, जारी बात है कहीं एम्पायर था और एक रियासत थी, लेकिन यहां पर तो बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। और यमन ने जनाब अटैक किया, और पहली बार अपनी नौयत का एक मुख्तलिफ अटैक है, जिसमें एक स्टेडियम पर कोई इनका फाइनल मैच हो रहा था, वहां पर इजरायली प्रेसिडेंट भी आया हुआ था, और वहां पर कहीं अटैक हो गया, और फिर फौरी तौर पर जो इजरायली प्रेसिडेंट है उसको वहां से निकाला, और 10 मिनट तक जो बाकी वहां पर हजारों की तादाद में आए हुए थे जो शायकीन, वो इजरायली सेटलर्स, वो जनाब वहां पर लेटे रहे 10 मिनट तक। ये वहां पर हुआ है, और ये अपनी नौयत का वाहिद वाकया है। अब उनके जो पब्लिक इवेंट्स हैं वो भी इस तरह से मुतासर होना शुरू हो गए। इजरायली प्रेसिडेंट वाज इवैक्यूएटेड फ्रॉम द स्टेडियम टू प्रोटेक्टेड एरिया accompanied by his wife. Tens of thousands of stadium attendees were asked to lie down for 10 minutes. 10 मिनट तक वो जमीन पर लेटे रहे फॉलोइंग द लॉन्च ऑफ यमनी मिसाइल। सिर्फ एक मिसाइल यमन से आया। इसके साथ साथ जब वो फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने भी कुछ बड़े ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें एक एंटी टैंक एक्सप्लोसिव डिवाइस जब उन्होंने एक्सप्लोड की है। इसके अलावा अल कुदस और कसाम ब्रिगेड ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया है, जिसमें एक इजरायली फौज जो किसी हाउस के अंदर मौजूद थी उसको एंटी पर्सनल मिसाइलों के साथ निशाना बनाया, और फिर बंदूकों के साथ लड़ाई हुई। इजरायली मीडिया कह रहा है कि एक इलाके में 2 इजरायली फौजी जो है वो शदीद जख्मी हुए, और उनको मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो है इवैक्यूएट किया गया। तो ये जनाब यहां की सूरत हाल है। तो बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो बहरहाल यूरोप को मजीद प्रेशराइज कर रही है, सारी चीजें हो रही है, लेकिन अभी तक वो कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करने में नाकाम है। लेकिन एक बात अपनी जगह पर मौजूद है कि क्या इसराइल इस तमाम तरह अट्रॉसिटीज और जुल्म और इस सब के साथ क्या कोई फातेह होने वाला है, या कोई ऑक्यूपेशन करने वाला है, या कोई यहां पर मतलब इसराइल को डोमिनेशन हासिल करने वाला है? तो ये किसी तौर मुमकिन नहीं है, बल्कि ये जो इकदाम इसराइल उठाता चला जा रहा है और दुनिया इसको नहीं रोक रही है, इसका खमियाजा सारे उठाएंगे। ये दुनिया की सिक्योरिटी के लिए और मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा खतरा है, और एक नई जंगों का आगाज है वो इसके साथ होगा। इसी दरमियान दुनिया का इक़्तिदार ऐसा लगता है कि अब वेस्ट से किसी और कौमों को मुंतकिल किया जा रहा है, क्योंकि वेस्ट को 500 साल तक इक़्तिदार दुनिया का दिया गया, लेकिन दुनिया को उन्होंने क्या दिया? तारीख भरी पड़ी है इनकी बेरहमी की दास्तानों से। अफ्रीका में जाकर पढ़े इनकी बेरहमी की दास्तानें। तो 500 साल मुकम्मल हो चुके हैं, और अब दुनिया का इक़्तिदार किसी और नेशन को दिया जा रहा है, और वो नेशन जो है वो चाइना है। इस वक्त सबसे बड़े साइंटिस्ट वहां पर पैदा हो रहे हैं। ये भी एक कानून है कुदरत का, जिसमें किसी कौम को चुन लिया जाता है, फिर काबिल तरीन अफराद वहीं पर पैदा होते हैं। अब आप देखिए पिछली 2-3 सेंचुरीज में दुनिया के काबिल तरीन अफराद वेस्ट के अंदर पैदा हुए, चाहे वो सोशल साइंसेज हैं, चाहे वो इकोनॉमीज हैं, चाहे वो दूसरी टेक्नोलॉजी साइंस, ये सारा वेस्ट के अंदर वो लोग पैदा हुए हैं, आइंस्टाइन, ये सारे। तो कुछ कौमों को चुन लिया जाता है, ये भी एक कुदरत का उसूल है, ऐसे ही इक़्तिदार जब वो मुंतकिल होता है। तो आज काबिल तरीन लोग वहां पैदा नहीं हो रहे हैं, वो इधर पैदा हो रहे हैं। बड़े बड़े माइंड्स और इनोवेशंस और रिसर्च और ये सारा वहां पर हो रहा है। चाइना अनवील्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम फॉर न्यूक्लियर वॉरहेड वेरिफिकेशन। ये रियल न्यूक्लियर वेपन को दूसरे वेपन से डिस्टिंग्विश कर सकता है, अलग कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। और ये चाइना की जो इंस्टीट्यूट है एटॉमिक एनर्जी का, इसने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। मार्क्स अ हिस्टोरिक लीप इन आर्म्स कंट्रोल टेक्नोलॉजी। ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सिस्टम है जो चाइना ने आज बना लिया है। तो चाइना बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहरहाल ये जितना इंगेज रहेंगे उसका कोई इनको फायदा नहीं होने वाला, बल्कि ये डिक्लाइन ही की तरफ जाएंगे। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। अपनी राय सुलगा करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।